क्योंकि प्रैक्टिकल क्वेश्चन है कि अगर एक बीम दे दी गई, बोल दिया कि भाई इसमें कितना लोहा लगेगा निकालो, तो आप लोग निकाल सकते हो ना कि भाई इसमें 1 कुंटल लोहा लगेगा या इसमें 50 kg लोहा लगेगा, समझ रहे हो? यस सर। तो बस इतना सा क्वेश्चन पेपर था, बहुत इजी था और उसमें मैंने कुछ पूछा नहीं था। सेकंड यूनिट टेस्ट आपका बहुत जल्दी हो जाएगा, इसलिए क्योंकि और कुछ बताने को है नहीं, आज मैं जल्दी जल्दी उसको बता डालता हूँ क्या क्या चीजें पढ़ानी है। यूनिट नंबर 4 यूनिट नंबर 4 में है, पहला है लाइन टाइप मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। आज मैं आपको लाइन पढ़ाता हूँ। सेकंड है सीमेंट एंड कंक्रीट फॉर एक्सटर्नल रेडिएंटिंग और फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी परमेबिलिटी, तो परमेबिलिटी बताता हूँ, वर्केबिलिटी बताता हूँ। थर्ड है स्टोन पढ़ाता हूँ और उसके बाद है अदर बिल्डिंग मटेरियल फिनिशिंग वुड मड क्ले, ठीक है ना? आज ही पढ़ाएंगे? नहीं, आज मैं आपको स्टोन लाइन पढ़ा दूंगा, तो उसके बाद आपको कुछ बचता ही क्या है, ज्यादा लाइन पढ़ा दूंगा, स्टोन पढ़ा दूंगा, परमेबिलिटी वर्केबिलिटी पढ़ा दूंगा, ये एक लाइन का ही है। और उसके बाद बिल्डिंग मटेरियल का मड क्ले ये बताने वाली चीज है, ऐसे बता दूंगा, बस खत्म, उसमें कुछ सही नहीं है। सर एक और चीज, सर हमारी जो रेफरेंस बुक का ऑप्शन दिया है वो सारी एंशिएंट आर्किटेक्चर पे बेस्ड है, और अभी जो आप हम लोगों को चीजें पढ़ा रहे हैं वो तो मॉडर्न आर्किटेक्चर है। तो सर अगर एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं तो फिर इश्यू नहीं होगा आंसर लिखने में? नहीं, इश्यू क्यों होगा? अभी तो मैं आपको फर्स्ट की पढ़ा रहा हूँ, जैसे मैंने यूनिट 3 पढ़ा दी, यूनिट 4 इश्यू नहीं होगा ऐश्वर्या, मैं बता रहा हूँ ना, कोई इश्यू नहीं होगा। आप पढ़िए, आप लोग इश्यू होगा पहले, अगर आप जानेंगे नहीं, बेसिक आर्किटेक्चरल अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो कोई भी मॉन्यूमेंट्स के प्रिजर्वेशन के बारे में और एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं पूछ पाएंगे आप, ठीक है? रेफरेंस बुक जो ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन दिए हुए हैं सर रेफरेंस बुक के सिलेबस में, अब रेफरेंस बुक के लिए बीएचयू में आ गई है, देखते हैं कितना पढ़ पाती हैं आप। और ये उसको रेफरेंस बुक को जीएसक्यूआर से निकाल के जहाँ समझ में आए पूछिए। आप कक्षा 1 के किंडरगार्टन के विद्यार्थी नहीं है या आपको हम टेबल पढ़ाएंगे कि 2 या 4 और ये आप मेहनत करिए, टीचर आपको बता रहे हैं, उसके बाद जो प्रोस्पेक्टस में आपके पास किताबें दी गई उनको पढ़िए, नहीं समझ में आए तो पूछिए, ठीक है? ठीक है, आपका क्वेरी अच्छी है, लेकिन बस कहना जरूरी है। एक्चुअली क्या है कि ऐश्वर्या इस चीज को समझो कि अगर कहीं पे सब स्ट्रक्चर, सुपर स्ट्रक्चर, बीम, फाउंडेशन पूछा है तो उसकी डिफिनेशन तो एक नहीं होगी ना। अगर रेफरेंस बुक की बात कर रहा है तो बताने का तरीका उसका अलग हो सकता है। खाना क्या है, भोजन क्या है, पानी क्या है, ये सारी चीजें तो क्लियर पहले जरूरी है ना कि वो चीजें होती क्या है, सीमेंट के टाइप्स क्या होते हैं। तो वो कोई भी रेफरेंस बुक हो उसमें टाइप्स ऑफ सीमेंट का वही होगा, टाइप्स ऑफ बीम वही होगा, लिंटल वही होगा, वो सारी चीजें उसके वर्डिंग अलग हो सकते हैं, बोलने का तरीका, समझाने का तरीका अलग हो सकता है। तो मैं जो आपको समझा रहा हूँ वो किसी रेफरेंस बुक से नहीं समझा रहा हूँ, मैं आपको चीज समझा रहा हूँ वो कंस्ट्रक्टिव समझा रहा हूँ। तो आप किसी भी बुक में जाओगे आपको वही सारी चीजें मिलेंगी। ठीक है सर, बस यही कंफ्यूजन था कि मतलब दोनों में कुछ डिफरेंशिएशन नहीं है ना, मतलब चीजें सेम नहीं है। मैं बेटा किसी रेफरेंस बुक से आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। कोई भी सिलेबस मैं आपको सिलेबस से पढ़ा रहा हूँ, एक एक टॉपिक लेके चल रहा हूँ, तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप बुक उठाना, अगर आप कोई भी चीजें मैच दिखी तो आप उसे उसको बताना। ओके सर, ठीक है। तो हम लोग यूनिट 4 से स्टार्ट करते हैं, स्टोन, ठीक है? यस सर। आवाज आ रही है सबको? स्टोन होता क्या है? सबसे पहले स्टोन के बारे में समझते हैं कि स्टोन होता क्या है, ठीक है? अगर उसकी डिफिनेशन की बात करें तो हाँ, तो लाइन स्टोन दोनों पढ़ाऊंगा ना, पहले स्टोन समझोगे तब लाइन में आओ ना। तो दो चीजें, लाइन होता है मान लीजिए कि एक साइड में अगर किसी का क्वेश्चन होता है तो हेरिटेज को प्रिजर्व करने के लिए जाएगा या कंजर्व करने के लिए जाएगा, तो किसी भी हेरिटेज को देखें तो किस पॉइंट ऑफ व्यू से जाएगा, इन मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू से या एशियन पॉइंट ऑफ व्यू से? देखो, किसी भी चीज का अगर ऑब्जेक्ट पूछेगा तो पहले तो पूछेगा ना बिल्डिंग मटेरियल, तो पूछेगा आर्किटेक्चर से, चाहे प्रिजर्वेशन के लिए, कंजर्वेशन के लिए, लेकिन बिल्डिंग मटेरियल जो चेंज नहीं हो रहा है ना, वो तो वही सेम रहेंगे ना। सीमेंट हो, चाहे लाइम हो, चाहे ब्रिक हो, वो तो सारी चीजें सेम रहेंगी। तो जब तक आप ये नहीं पढ़ोगे
तो आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग तक पहुंच कैसे पाओगे? चूंकि आपके सिलेबस में सारी चीजें तो उसको तो बताना जरूरी है ना, सीमेंट क्या है, लाइम क्या है, सारी चीजें जानना भी तो जरूरी है। अभी तक सुपर स्ट्रक्चर नहीं जानते तो फिर क्या समझ में आता कि कौन सी चीजें कहाँ यूज करेंगे? अब यूनिट 3 का आप सिलेबस सामने रखो, आप देखो सारी चीजें लगभग आपको समझ में आ रही है, तो इसीलिए आ रही है ना कि आपने उसका ऑब्जेक्ट पढ़ा है, मेन चीजें क्या है वो सब चीजें में कंसर्न हुआ है, किसी बुक के किसी क्वेश्चन पेपर से नहीं पढ़ाया गया है। नो सर, सॉरी टू इंटरप्ट, बट सर इन सब का पॉइंट है कि सर आप मॉडर्न इंजीनियरिंग पढ़ा रहे हो और हमें एंशिएंट आर्किटेक्चर पढ़ना है। देयर इज अ डिफरेंस ना सर, ये इन सब का पॉइंट। वो डिफरेंस कैसा हो गया? आपको मॉडर्न इंजीनियरिंग नहीं पढ़ना है, आपको अगर आर्किटेक्चर पढ़ना है तो आर्किटेक्चर में भी तो बिल्डिंग मटेरियल यही रहेगा कि अलग हो जाएगा? एक्सक्यूज मी सर, सिलेबस देखो ना। ऐसा अभी ऐसा कोई बिल्डिंग नहीं है सर एंशिएंट और मिडिवल टाइम का जिसमें सीमेंट का यूज हो। मुझे सर उसकी पर्सनली कोई अभी जरूरत नहीं लगी अकॉर्डिंग टू सिलेबस। क्यों सिलेबस के अकॉर्डिंग क्यों नहीं होगी भाई? यूनिट नंबर 4 में देखिए सेकंड नंबर लिखा हुआ है सीमेंट का, उसका कंक्रीट का रिटेंडिंग दिया है, फाउंडेशन क्या है, वॉल क्या है, पाइप क्या है, कॉलम क्या है, तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस नहीं होता भाई। सारी चीजें आपके सिलेबस हमें पढ़ना है सर कि हम इन सबको कैसे यूज करें टू कंजर्व एंड प्रिजर्व द एंशिएंट एंड मिडिवल मॉन्यूमेंट्स एंड बिल्डिंग्स। सर हमें नए बिल्डिंग नहीं बनाने हैं अभी, सुपर स्ट्रक्चर और जो अभी ये बिल्डिंग्स होते हैं वो हमें नहीं बनाने हैं, जो पुराने हैं जो लाइम्स के स्टोन से मड से वुड से बने हैं उन्हें प्रिजर्व करना है। नहीं, मेरी बात सुनो। भैया आप अभी क्लास में पहला क्लास कर रही हैं, बैठ के सुनिए, टीचर को डिस्टर्ब ना करिए। अकेले आप क्लास से जब खत्म हो जाए क्लास तो बात करिए, ठीक है? आपका प्रश्न जो है सर आई जस्ट हैड अ क्वेरी सर। अभी मत पूछिए, आप पहले उनका लेक्चर हो जाने दीजिए, बाद में आप उनसे पर्सनल लेवल पूछिएगा, क्योंकि बाकी उसका क्यों आज जो प्रिजर्वेशन किया जा रहा है, पुरानी बिल्डिंग्स के प्रिजर्वेशन करने में क्या क्या चीजें यूज की जा रही है। ये जरूर है कि प्रिजर्वेशन करने में इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि उनका पुराना रूप बना रहे, लेकिन अगर आप इसके पूरे के पूरे आर्किटेक्चरल एस्पेक्ट को, उसके इंजीनियरिंग एस्पेक्ट को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे, तो जिन लोगों को आप अपने यहाँ सहायता के लिए बुलाएंगे, मैनेजमेंट के आदमी हैं, तो आप उनका सही यूज नहीं कर पाएंगे। अभी देखिए सारनाथ में थनेट स्तूप है, उसमें कुछ दरार पड़ गई है, अभी बॉम्बे से लोगों को बुलाया गया है, बुलाने का काम उत्तर प्रदेश के आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के लोगों ने किया है, वो आकर के कर रहे हैं। आप जो हेरिटेज मैनेजमेंट के जो विद्यार्थी हैं, उनको जब पता होगा तभी ना आप किसी एक्सपर्ट को यूज कर पाएंगे। भाई इंजीनियर साहब जरा देखिए ये बिल्डिंग में ऐसे सुधार किया जाए, क्या किया जाए कि उसका स्ट्रक्चर का सही स्वरूप हो, बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए इसके लिए। तो आप ये कह करके कि आपके प्रॉस्पेक्टस में नहीं है, ये तो गलत सवाल उठा दिया आपने। कैसे एंशिएंट अपने जो मॉन्यूमेंट्स हैं उनको प्रिजर्व किया जाए, उनके प्रिजर्वेशन में अगर आपको आर्किटेक्चरल विजडम नहीं है, आपके पास इंजीनियरिंग का विजडम नहीं है, तो आप नहीं कर पाए, ठीक है? अब पहले सर को बोल लेने दीजिए, कोई बात, फिर बाद में आप उठाइएगा, 20 मिनट तक। सर आप शुरू करिए। सर शायद अलग कर गए अभी क्लास, फिर से ज्वाइन कर लेंगे, नेटवर्क इशू के कारण कुछ हो गया। सर सुन का तो आज यूनिट नंबर 4 का हम लोग स्टार्ट करने वाले स्टोन लाइन, 2 चीजें आज पढ़ेंगे, परमेबिलिटी पढ़ेंगे, ठीक है? आवाज आ रही है मेरी? नेटवर्क की वजह से क्लियर हो पा रहा है? आवाज आ रही है सर। देखिए जितने भी टॉपिक है मैं सारे क्लियर कर देता हूँ कि जो आपके सिलेबस में है वही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, और चाहे वो पुराने समय की बात हो या नए समय की बात हो, जब तक चीजों को आप नहीं समझोगे किसी भी मटेरियल को, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के, तो ना तो आप पहले के बारे में समझ पाओगे, ना तो आपके बारे में समझ पाओगे।
और बात रही किसी भी डाउट की, तो वो सब चीजें अगर सिलेबस के आउट ऑफ सिलेबस में तो मुझे समझ में आ रहा है। अगर लाइन है तो आपको जानना जरूरी है कि लाइन क्या है और उसके लिए सेट क्या किया जाए, वो प्रोसेस हो सकता है, लेकिन बिल्डिंग मटेरियल का कोई प्रोसेस नहीं है। ठीक है, तो मन में ये चीज हटाना बंद कर दीजिए कि मैं कोई चीज आपको आउट ऑफ सिलेबस पढ़ा रहा हूँ। जो पढ़ा रहा हूँ सिलेबस से एक एक टॉपिक लेके चल रहा हूँ। अगर आप लोगों को क्लियर नहीं हो पा रहा है तो आप मुझसे स्ट्रेस भी दे सकते हो। अगर स्टोन है तो मुझे स्टोन पढ़ाना पड़ेगा, और स्टोन में क्या है वो सारी चीजें आपको समझनी पड़ेगी। ठीक है, तो सर स्टार्ट किया जाए तो हमको सारी चीजें क्लियर नहीं हो पाएंगी। It has been used of the construction small residential building to large replaced, चाहे वो बिल्डिंग छोटी हो चाहे वो बड़ी बिल्डिंग हो। अगर स्टोन वर्क का वहां यूज किया जा रहा हो, चाहे वो किसी भी टाइप का प्लेसेज हो, टेम्पल्स हो, ऑल ओवर द वर्ल्ड, किसी भी चीज की अगर ऑब्जेक्ट की बात करें, चाहे वो रेड फोर्ट हो, ताजमहल हो, विधानसभा हो, या बेंगलोर का कुछ कोई भी सेवरल कोई एरिया हो, अगर वहां पे स्टोन किया जा रहा है तो स्टोन की कैटेगरीज अलग अलग होती हैं। कौन कौन सी किस किस डिपार्टमेंट किस अलग अलग लॉजिकल से हम जान सकते हैं कि स्टोन को कितने डिवाइडर में चेंज किया गया है। फर्स्ट है जियोलॉजिकल, सेकंड है फिजिकल, थर्ड है केमिकल। ये तीन प्रोसेस है। इन तीन प्रोसेस के साथ हमको ये समझ में आ सकता है कि वो स्टोन हमारा कौन सा रहा होगा या आने वाले स्टोन में किस स्टोन को यूज करने जा रहे हैं। ठीक है, यस सर। फर्स्ट है जियोलॉजिकल। और जियोलॉजिकल में क्या होता है, फिजिकल में क्या होता है और केमिकल में क्या होता है। जो जियोलॉजिकल होता है वो जो जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होता है इससे बेस्ड होता है किसमें, इसके ओरिजिन ऑफ फॉर्मेशन स्टोन। ठीक है, इट इज द क्लासिफाई ऑफ द थ्री मेन ग्रुप, इग्निशियल, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। मतलब जो इसका जियोलॉजिकल होता है उस जियोलॉजिकल के अकॉर्डिंग जो तीन टाइप का डिवाइडमेंट होता है। फर्स्ट होता है इग्निशियल रॉक, सेकंड होता है सेडिमेंट्री, तीसरा होता है मेटाफॉर्मिक। तो क्लास का अगर स्टोन का डिवाइड हो गया किसके अकॉर्डिंग, किसके बेस्ड के अकॉर्डिंग, जैसे भी बीम में पढ़ रहे थे कि किसके अकॉर्डिंग हो रहा है, लोड के अकॉर्डिंग हो रहा है। तो किसके अकॉर्डिंग हो रहा था, एरिया के हिसाब से, वो सेट के हिसाब से। तो उन सब चीजों को हम पहचानते रहे कि बीम हमारे किस बेस में लोड में जा रही है। सिमेट्रिकली जब हम स्टोन की बात करेंगे तो हम सर्वे को तीन टाइप से करेंगे। पहला तो स्टोन का टाइप किया जाएगा जियोलॉजिकल, दूसरा किया जाएगा फिजिकल, तीसरा किया जाएगा हमारा केमिकल। जब जियोलॉजिकल की बात करेंगे इसमें भी तीन टाइप आएगा। पहला आएगा इग्निशियस, दूसरा आएगा सेडिमेंट्री और तीसरा आएगा मेटाफॉर्मिक। जो इग्निशियस रॉक होते हैं, these rock or formed by the cooling and rock masses from their mortal magnetic condition and the material of the earth. Generally, igneous rock or stone or the durable granite, trap, basalt are the main rock belonging of the category. मतलब इसमें कौन कौन सी कैटेगरी आ गई, ग्रेनाइट, ट्रैप, बसाल्ट और रॉक की जितनी भी कैटेगरीज होती हैं वो इग्निशियस रॉक में सिर्फ तीन कैटेगरीज आती हैं। पहला आता है ग्रेनाइट, दूसरा आता है बसाल्ट, तीसरा आता है ट्रैप। सेकंड में होता है जो सेडिमेंटरी रॉक जो होता है, ये होता है ड्यू टू गैदरिंग एक्शन ऑफ वाटर, ड्यू टू गैदरिंग एक्शन ऑफ वाटर, विंड एंड फोर्स एग्जिस्टिंग रॉक and the material of carried by the wind and water। जितने भी रॉक होती है बड़ी बड़ी चट्टानों में, जब वहां पे पानी का जो वाटर का प्रेशर लोड होता है, जो एयर का प्रेशर लोड होता है, उसकी वजह से जब वो किसी भी रॉक चट्टानों पे एक दरारें बन जाती है, फिर धीरे धीरे रॉक से वो हट के उस टुकड़ों से हट के पानी में बहता हुआ हवा के लोड के अकॉर्डिंग जो वो बहता हुआ आता है ना चारों तरफ से। आपने देखा नदी के किनारे जो बालू के टीले होते हैं, वहां पे कुछ कंकर टाइप के छोटे छोटे होते हैं, जबकि एक्चुअल में जो उसकी पुरानी साइज होती है बहुत बड़े बड़े फॉर्म में होती है। बट आफ्टर सम टाइम जब हम इसमें देखते हैं कि इसमें वाटर का प्रेशर होता है तो उसकी वजह से धीरे धीरे क्रैक होने लगता है और फिर मोल्ड होकर के अपने आप अपनी पोजीशन में पहुंच जाता है। ठीक है, ओके सर। सेकंड थर्ड होता है मेटाफॉर्मिक। मतलब ये क्या होता है, ये होता है प्रीवियस फॉर्म इग्निशियन एंड सेडिमेंटरी रॉक अंडरगो चेंज ड्यू टू द मेटाफॉर्मिक एक्शन ऑफ प्रेशर एंड द इनिशियल हाइट। मतलब इसमें क्या होता है, जो मेटाफॉर्मिक होता है, ये जो रॉक होता है ये भी मतलब जिस तरह इग्निशियस होता है, जिस तरह इग्निशियस और सेडिमेंटरी रॉक होता है सेम उसी की तरह होता है। लेकिन क्या होता है, ये जब इसमें कोई प्रेशर पड़ता है या इंटरनली इसमें हीट दिया जाता है तो रॉक स्टोन होता है जो तुरंत चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल ड्यू टू मेटाफॉर्मिक एक्शन ग्रेनाइट, मतलब ग्रेनाइट जो होता है, ग्रेनाइट स्टोन को आपने नजदीक से देखा है, ग्रेनाइट मार्बल को? यस सर। ग्रेनाइट मार्बल को देखा है,
इसमें बहुत सारे शेप बने होते हैं कि लकीरें बनी होती हैं, ये सब डिजाइन होते हैं। ये डिजाइन के बाद भी डिजाइन तो एक रेट ये भी स्टोन होता है, उसकी कई कैटेगरी होती है ना। तो एक तो बहुत एक रेट का हो गया, तो इसमें जो सिर्फ जो लाइन और टेक्सचर दिखते हैं तो एकदम परफेक्ट होता है। फिर धीरे धीरे जब स्टोन की क्वालिटी कम होती जाती है तो जो सबसे लास्ट में डीप वाला होता है उसमें कुछ लाइनें बनी होती है, जो समय के साथ जो स्टोन होता है उसी प्रकार से वहीं से टूटने लगता है। जैसे मार्बल का जो थर्ड पोर्शन होता है तो ग्रेनाइट का होता है, जो खराब हो गया, ग्लॉसी नहीं होगा, उसमें चमक नहीं होती और उसमें शेप में कहीं बहुत ज्यादा हार्डनिंग कोई स्टोन ही ऐसा हो कि हाथ रखते ही वो ब्रेक कर जाए, है ना। तो जो इसकी कैटेगरीज होती है थोड़ी भी वीक हो जाए तो सस्ता स्टोन वहां पे ब्रेक हो रहा है, तो स्टोन सबसे मजबूत होता है। क्योंकि पुराने समय में स्टोन का ही ज्यादा यूज किया जाता था, किसी भी बिल्डिंग और रेड फोर्ट वगैरह में स्टोन का ही सबसे ज्यादा यूज किया जाता था। तो ये जो इसके क्लासिफिकेशन जो फिजिकल की बात की जाए तो क्लासिफिकेशन की तो ये बेस्ड किसमें तो जो स्टोरिफाइड होता है, अनस्टोरिफाइड होता है। जियोलॉजिकल में 3 हो गए, कौन कौन से इनिशियस हो गए, सेडिमेंट्री हो गए, मेटाफॉर्मिक। फिजिकल बात की जाए तो स्ट्रेटिफाइड हो गया, अनस्ट्रेटिफाइड हो गया। और ये क्या बताता है फिजिकल में कि हम कैसे पता करेंगे, इसमें होता है जो स्ट्रेटिफाइड होता है इस रॉक में बीज रॉक और हैविंग लेड ऑफ स्ट्रक्चर द प्रोसेस plan of stratified or cleavage. They can be easily split along planes. Sandstone, limestone, slate are the example of the class of stone. मतलब इसमें कौन कौन से होते हैं, जो भी देखिए फिजिकल की जब हम बात करते हैं तो फिजिकल का मतलब होता है हम उसके सामने हैं, ये तो हम अपनी आंखों से उसकी चीजों को फिजिकल प्रॉपर्टी को हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, ठीक है। जो भी स्टोन में जिस भी स्टोन में जो लेयर किसी भी स्ट्रक्चर के लिए उसमें जो लेयर बनी होती है, समझ में आ रहा है, किसी भी रॉक स्टोन में जो लेयर बनी होती है, जो डिजाइनें बनी होती है, जो ये दिखाती है कि ये स्ट्रेट है कि नॉन स्ट्रेट है। तो अगर स्ट्रेट होगा तो इसमें क्या होगा, इस रॉक में क्या होगा, बहुत टाइप्स ऑफ हैविंग लेयर की स्ट्रक्चर। और अगर बात करेंगे हम किसी के अनस्ट्रेटिफाइड की तो उस रॉक में क्या होगा, दीज रॉक और नॉट स्ट्रेटिफाइड, दीज प्रोसेस और कॉम्पैक्ट ग्रेन्स और कैन नॉट बी स्प्लिट ऑफ दिस स्लैब। मतलब जब अनस्ट्रेटिफाइड की बात करेंगे तो इसमें कोई लेयर नहीं होगा, जो स्टोन एकदम क्लीन होगा, उसमें कोई क्लीनेस नहीं होगी और उसमें कोई शेप स्ट्रक्चर का नहीं होगा, ठीक है। थर्ड बात करते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन की स्टोन के, तो सिलिशियस होता है और आर्गिलेशियस होता है और कैल्कुलस होता है, 3 अलग अलग टाइप के होते हैं, फिजिकल, जियोलॉजिकल और थर्ड इज केमिकल। तो ये जो केमिकल होती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल कंपोजिशन, मतलब इसमें हम केमिकल की बात कर रहे हैं कि इसमें कौन कौन से केमिकल होंगे। तो सिलिशियस रॉक की बात करेंगे तो द मेन कंटेंट ऑफ दी रॉक इन सिलिका, मतलब सिलिशियस रॉक में क्या हो गया, मेन सिलिका हो गया, देयर हार्ड और ड्यूरेबल, मतलब जिसमें सिलिका होगा वो स्टोन कैसा होगा, हार्ड होगा और ड्यूरेबल होगा। और गिलियस रॉक की बात करेंगे, द मेन कंस्टिट्यूट ऑफ दिस रॉक इज द आर्गिल क्ले, दिस स्टोन और वेरी हार्ड एंड ड्यूरेबल बट दे आर द ब्रिटल। अब बात कर रहा है हार्ड है और ड्यूरेबल है बट ब्रिटल है। ब्रिटल मतलब क्या होगा, है तो मजबूत, बट ब्रिटल रॉक की बात करें जो ग्रेनाइट होता है ना, ये ब्रिटलनेस होता है, ठीक है। द मेन कंस्टिट्यूट ऑफ द रॉक इज द आर्गिल, मतलब जो केमिकल होता है इस प्रॉपर्टी से पता चलता है कि इसमें हमारे क्या है, और दो स्टोन आर हार्ड एंड ड्यूरेबल बट दे आर द ब्रिटल, ब्रिटलनेस होता है, दे कैन नॉट बी डिस्टेंड सॉफ्ट। स्लेट एंड लैटराइट आर द, अच्छा इसमें स्लेट जो होता है लैटराइट की, जो 2 स्टोन होते हैं जो इस कैटेगरी से आते हैं। थर्ड होता है कैल्केरियस रॉक, द मेन कंस्टिट्यूट ऑफ दिस रॉक इज द कैल्शियम कार्बोनेट। मतलब फर्स्ट की बात तो जब कर रहे थे सिलिका की, सिलिशियस रॉक की, तो इसमें क्या था, सिलिका था। आर्गिलेशियस की बात कर रहे हैं तो इसमें क्या था, इसमें आर्गिल था। और थर्ड है कैल्शियस की बात कर रहे हैं तो इसमें क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। मतलब तीनों चीजों की कैटेगरी जो है अलग अलग समझ में आ रही है कि जिस कंपोजिशन की बात कर रहे थे वो तीनों में अलग अलग कंपोजिशन थे। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ स्टोन की। फर्स्ट स्ट्रक्चर, द स्ट्रक्चर ऑफ स्टोन में स्ट्रेटिफाइड मतलब लेयर, स्ट्रेटिफाइड का मतलब सिर्फ लेयर है ना, उसमें लेयर ऑफ टोन है या नहीं, और अनस्ट्रेटिफाइड। और स्ट्रक्चर स्टोन इज बेस्ट एंड सुटेबल फॉर सुपर स्ट्रक्चर, किसी भी स्ट्रक्चर को यूज करने के लिए उसमें स्ट्रेटिफाइड है कि नहीं ये उसका स्ट्रक्चर बताता है। सेकंड है टेक्सचर, फाइन ग्रेन्ड स्टोन विथ होमोजेनियस डिस्ट्रीब्यूशन विथ अट्रैक्टिव ऑर्गन्स और व्यूज ऑफ द कार्विंग। मतलब उस टेक्सचर की बात जब कर रहे हैं
तो इसमें हमारे क्या होना चाहिए, फाइन ग्रेन्ड स्टोन होना चाहिए, मतलब देखने में, मतलब जब हम इसमें स्क्रैच करें तो इसमें स्क्रैच भी नहीं होना चाहिए, तो ये इसकी मेन प्रॉपर्टी है। स्ट्रेंथ होनी चाहिए, स्ट्रेंथ इज द मेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द लिफ्ट इनटू द बिफोर सिलेक्टिंग स्टोन एज द बिल्डिंग ब्लॉक। इंडियन स्टैंडर्ड कोड, इंडियन स्टैंडर्ड कोड मतलब जो मैं बता रहा था, किसी भी चीज की प्रॉपर्टी के लिए आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग में एक स्पेसिफाइड कोड होता है जिसके थ्रू आपको सारा चीजें बनाना पड़ता है। हर चीज की उसमें एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, उसको बोलते हैं IS कोड, इंडियन स्टैंडर्ड कोड। तो ट्रैप होता है तो उसकी वैल्यू क्रशिंग स्ट्रेंथ अलग होती है। अब बात करते हैं क्रशिंग स्ट्रेंथ। जब हम बात करते हैं किसी भी स्टोन की या एग्रीगेट की, तो सबसे पहले चीज आती है उसकी प्रॉपर्टी में क्रशिंग स्ट्रेंथ। तो क्रशिंग स्ट्रेंथ हम कैसे चेक करते हैं, उसकी हार्डनेस के लिए चेक करते हैं, उसका परसेंटेज ऑफ वियर चेक करते हैं, वाटर एब्जॉर्प्शन वैल्यू चेक करते हैं, तो ये उसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ होता है। देखिए इस पत्थर में कितनी स्ट्रेंथ है। सपोज दैट किसी भी स्टोन को हम लिए, अगर उसका वेट W1 है, आवाज क्लियर हो रही है? यस सर। किसी भी स्टोन को हम लिए और फर्स्ट में इसकी वैल्यू चेक की, अगर W1 का जो वेट है अगर वो आ रहा है 10 kg, सेकंड में हम इसको एक किसी भी चीज में इमर्स करा दिए, किसी भी वाटर बोतल में या कोई किसी भी ऐसे वाटर पॉट्स में, और आफ्टर 24 और बाद में इस पानी जो इसका वेट था वो सेकंड चेक किया W2, मतलब पहले W1 उसका वेट था विदाउट एब्जॉर्प्शन इन वाटर, सेकंड हो गया विद एब्जॉर्प्शन इन वाटर, डिवाइड बाय W1 into 100। इससे क्या है, उसकी वाटर के जो वाटर एब्जॉर्प्शन होगा ये समझ में आएगा कि कितना पोरोसिटी है इसके अंदर, इस स्टोन में कितना ज्यादा एब्जॉर्प्शन की, वाटर एब्जॉर्प्शन की वैल्यू है, उससे उसकी एब्जॉर्प्शन वैल्यू क्लियर होती है। हार्डनेस, इट इज सिंपल है। हार्डनेस क्या होता है कि द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कंसिडर्ड व्हेन स्टोन इज यूज्ड फॉर फ्लोरिंग एंड पेवमेंट। पेवमेंट क्या होता है, पेवमेंट पेवमेंट सर जो थोड़ा प्लेटफॉर्म जैसा एरिया होता है, जमीन से थोड़ा उठा हुआ, जमीन से जुड़ा होता है। और कोई सर फ्रेगमेंट्स मींस होता है छोटा, फ्रेगमेंट्स पूछ रहे हैं ना? नहीं, पेवमेंट, PAVEMENT, पेवमेंट, फ्लेक्सिबल पेवमेंट, रिजिड पेवमेंट बताया था ना फर्स्ट में। पेवमेंट मतलब रोड, रोड मतलब थर्ड पोर्शन, ठीक है। यस सर, ओके सर। रिक्वायरमेंट ऑफ द गुड बिल्डिंग स्टोन, स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, हार्डनेस, टफनेस, स्पेसिफिक ग्रेविटी और ड्रेसिंग। स्ट्रेंथ, द स्ट्रेंथ, सुनना, द स्ट्रेंथ, द स्ट्रेन, द स्टोन, मतलब स्ट्रेंथ की बात कर रहा है और ड्यूरेबिलिटी की बात कर रहा है, हार्डनेस की बात कर रहा है और टफनेस की बात कर रहा है। तो हमको जानना जरूरी है कि इसका ड्यूरेबिलिटी क्या होती है, मतलब यहाँ पे ड्यूरेबिलिटी का क्या मतलब है, इसका मीनिंग क्या है। इसकी ड्यूरेबिलिटी हिंदी में बोले तो कितना चलेगा, उसके चलने की क्षमता, मतलब कब तक वो वर्क कर पाएगा। इसको बोलते हैं स्टोन सिलेक्टेड टू बी कैपेबल ऑफ रेजिस्टिंग एंड वर्क इफेक्टिव ऑफ नेचुरल फोर्स। नेचुरल फोर्स में कौन कौन से थे, विंड और रेन और हीट। नेचुरल की नेचुरल हीट किससे मिलता है, सनलाइट से मिलता है, और विंड मतलब एयर प्रेशर हो गया, और रेन मतलब वाटर से हो गया। तो ड्यूरेबिलिटी के लिए बोल सकते हैं स्टोन सिलेक्टेड टू बी कैपेबल ऑफ रेजिस्टिंग एंड वर्क ऑफ नेचुरल फोर्सेस लाइक विंड, rain and heat. Second, hardness. The stone used in floor and pavements should be able to resist aggressive treatment caused by the movement of men and material over them. Toughness. The building stone should be tough enough to sustain, suggest, develop vibration. Toughness क्या होता है, टफनेस समझना जरूरी है। जो बिल्डिंग में जो भी स्टोन यूज की जाती है, ये स्टोन rough enough to sustain stresses develop due to vibration। जब भी किसी बिल्डिंग के पेवमेंट में हम किसी भी स्टोन का यूज करते हैं, चाहे वो फ्लोरिंग की बात हो, चाहे वो वॉल स्टोन की बात हो, तो जब हम वहां पे स्टोन यूज करते हैं और जब इसमें किसी भी टाइप के वाइब्रेशन होते हैं, वाइब्रेशन मतलब या तो लाइव लोड हो या तो डेड लोड हो, जैसे कोई भी चीज अचानक ऊपर से गिर गई या तो हम लाइव लोड में चल रहे हैं, तो चलने के दौरान इस स्टोन के जो फोर्स सप्लाई हो रहा है उसकी वजह से इसमें कोई प्रॉपर्टी चेंज तो नहीं हो रही है जो इसको टफनेस कहलाता है, ठीक है। सर एक बार वापस से बता दीजिए टफनेस।
टफनेस होता है, बिल्डिंग स्टोन शुड बी टफ इनफ टू सस्टेन स्ट्रेस डेवलप। उसमें स्ट्रेस डेवलप कैसे होती है, किस फोर्स के द्वारा अप्लाई होती है, ड्यू टू वाइब्रेशन। किस टाइप के उसमें लोड लग रहा है, कैसा वाइब्रेशन हो रहा है, उसके थ्रू जो भी उसमें स्ट्रेस डेवलप होगी वो उसका सिस्टम कहलाएगा, जो टफनेस कहलाएगी। मतलब किसी भी चीज में जब कोई किसी भी स्टोन का हम यूज कर रहे हैं किसी जगह पे, और हम ये चीज देखते हैं कि अगर उसमें स्ट्रेस डेवलप हो रहा है तो किसकी वजह से हो रहा है, मतलब किस अप्लाइड फोर्स की वजह से हो रहा है, ऑटोमेटिकली हो रहा है, लाइव लोड की वजह से हो रहा है, या तो किसी ऐसी चीजों की वजह से हो रहा है जिसमें वो जो उसका स्ट्रेस है वो सस्टेन एक्सटेंडेड हो रहा है, मतलब उसकी जो प्रॉपर्टीज है इसमें कुछ ट्रीटमेंट आ रहे हैं किसी भी लोड को लगने की वजह से, तो इसका टफनेस बोलते हैं। ओके सर। एग्जाम्पल टफनेस के लिए कोई भी स्टोन है, अगर उसमें कोई चेंजमेंट आ रहा है, उसमें कोई स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, जैसे कोई पटिया समझते हैं, चीप जो होती है पटिया, या तो किसी रॉक स्टोन का फ्लैट पोर्शन हो गया, बड़ा हो गया, 1 फीट बाय 1 फीट का हो गया, अगर वो कहीं चोरी में लगा हुआ है, अब कभी कभी देखते हो अचानक बीच से क्रैक कर जाता है, कभी कभी क्या होता है बीच से क्रैक कर जाता है, तो जब वो क्रैक करता है तो इसका मतलब इसमें कोई फोर्स अप्लाइड होता है जिसकी वजह से उसमें जो स्ट्रेस डेवलप होती है वो क्या होती है, एक्सटेंड हो जाती है, और जो आपस में क्या होता है फिर वहां से ब्रेक कर जाता है, तो नीचे पोरोसिटी होती है, नीचे उसमें कोई फिक्स्ड रिजिड पेमेंट होती नहीं है, जिसकी वजह से उसमें फोर्स जैसे अप्लाई होता है तो स्ट्रेंथ की वजह से ब्रेक कर जाता है। ठीक है, टेस्ट ऑफ स्टोन, क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट, वाटर एब्जॉर्प्शन, एब्रेशन टेस्ट, इंपैक्ट और एसिड। ये समझ में रहा। क्रशिंग टेस्ट का मतलब क्या होता है, इसमें एक मशीन होती है, इसके बारे में अभी आपको बताता हूँ। सेकंड होता है वाटर एब्जॉर्प्शन। वाटर एब्जॉर्प्शन जो बताऊँ W1 W2 माइनस W1 डिवाइड बाई W1 into 100, तो परसेंटेज एब्जॉर्प्शन ऑफ टेस्ट हो गया। फिर हो गया एब्रेशन टेस्ट, और एब्रेशन टेस्ट में भी एक मशीन होती है, इसको बोलते हैं लॉस एंजलस एब्रेशन टेस्ट। मतलब लेकिन ये सारी चीजें पहले जानना जरूरी है कि एब्रेशन टेस्ट में जो एग्रीगेट होते हैं उसको किस तरह हम टाइप देखते हैं, और किस तरह एग्रीगेट हमको टेस्ट से ये समझ में आएगा कि क्रशिंग स्ट्रेंथ वैल्यू क्या है। हर चीज की एक, जैसे उस दिन बताया था कि न्यूटन पर mm स्क्वायर है ना, तो क्रशिंग टेस्ट भी तो होता है, ये भी हमारा अप्लाइड करता है कि हमारा कितना न्यूटन इस mm में कितना अप्लाइड फोर्स हो रहा है। जो क्रशिंग टेस्ट होता है फॉर कंडीशनिंग द रेस्ट स्पेसिमेन, किसी भी चीज का 40x40, मतलब अगर कोई एक स्टोन है उसकी साइज है 40 mm into 40 mm into 40 mm, मतलब M3 हुआ ना, 40 mm L8, मतलब अगर तीनों चीजें हमने स्टैंडर्ड उसकी चेक की, और चेक करने के बाद prepare for the parent stone there of the side of the finally descent of the place of the water for 3 days. Sustain specimen provided with the layer of the cluster of pieces of the top bottom surface से पता। क्रशिंग स्ट्रेंथ जो होती है वो होती है किसी भी जब मशीन में, जैसे कोई एक मशीन होती है तो जिसमें स्टोन के छोटे छोटे टुकड़े, जैसे उसकी साइज कुछ भी स्टैंडर्ड हो सकती है, बट साइज जब किसी भी स्टोन का टेस्ट करना है तो ये चीज जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि सारे स्टोन की जो स्पेस टुकड़े की वो स्पीड, चाहे वो 10-10-10 में हो, चाहे 20-20-20, मतलब किसी भी एक मेजरमेंट हो, लेकिन उसका LBS हमेशा सेम होना चाहिए। जब इस मशीन में हम अंदर इसको इन्वेस्ट करते हैं तो उसके अंदर एक ब्रैकेट टाइप के कांटे टाइप के लगे होते हैं। कांटे का इन द सेंस कि इसमें रेक्टेंगुलर साइज में अपोजिशन में लंबे लंबे रॉड लगे होते हैं। इससे क्या होता है, जब स्टोन क्या है, जब ऊपर नीचे बार बार उस मशीन के अंदर ऊपर से नीचे जाता है और नीचे से ऊपर आता है, उस मशीन को क्योंकि हम घुमाते हैं, तो जब हम उसको मूवेबल करते हैं तो स्टोन का जो साइड एज होती है, स्टोन की जो साइड एज होती है, क्योंकि स्टोन की जो साइज होती है वो पहले ही मैंने बता दिया कि उसका जो स्टैंडर्ड एज साइज होगी, अगर 10 mm by 10 mm by 10 mm होगी तो जितने स्टोन है सबकी वही होगी। इस मशीन को कम से कम 1 घंटे तक इसका यूज करते हैं, मतलब इसको मूवेबल करते रहते हैं। तो जो स्टोन होता है नीचे से ऊपर बार बार उस मशीन पे जाके गिरता रहता है, फिर ऊपर उठता है, फिर गिरता है। तो उसकी एजेस होती है, कुछ एजेस से पता चलता है। जब 1 घंटे तक हम चलाते हैं तो इसमें क्या होता है कि पाउडर फॉर्म में जो होता है वो टूट जाता है, जो एजेस होती है ब्रेक कर जाती है। कुछ स्टोन होते हैं जिनकी अलग अलग होते हैं, एक इग्निशियस हो गया, सेडिमेंट हो गया, एक मेटाफॉर्मिक हो गया, तो हर चीज की स्टोन लेते हैं
और सेम साइज में जब मशीन में उसे इमर्ज पे करते हैं, उसको मोल्ड करते हैं, तो कुछ स्टोन होते हैं जिनकी एजेस हमेशा ब्रेक कर जाती है। मतलब वो जो रेक्टेंगुलर शेप से होते हैं वो सर्कुलर टाइप में, मतलब सेमी सर्कुलर बोलो या तो थोड़ा सा बोलो कि उसकी जो एजेस होती है किनारे से कट हो जाती है। तो जिनकी एजेस कट हो जाती है उनकी एक वैल्यू अलग होती है, क्योंकि पहले कुछ और पुरानी साइज अलग होती है, तो जब टेस्ट होता है तो उसके बाद उसकी साइज जो होती है थोड़ा सा कम हो जाती है। समझ में आ रहा है? अगर रेक्टेंगुलर में 10 mm है तो ये वो एजेस किनारे से कम होते 8 mm में चली गई है ना, कुछ नहीं होते। तो जो नहीं होते हैं वो एक्चुअल उनकी क्रशिंग स्ट्रेंथ वैल्यू होती है 100% होती है, और कुछ होते हैं जिनकी एजेस ब्रेक कर जाती है जब वो मतलब गोल होने लगते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, उसकी जो की क्रशिंग स्ट्रेंथ वैल्यू होती है वो होती है कमजोर हो जाती है। तो सपोज दैट 20% हो गई, तो यहाँ पे जब हम किसी भी स्टोन की क्रशिंग स्ट्रेंथ वैल्यू की बात करेंगे तो हम सबसे ज्यादा मार्क्स किसको देंगे, जो 100% होगा। ठीक है, तो सर जो शार्प एज वाले स्टोन्स होते हैं वो ज्यादा ड्यूरेबल होते हैं? नहीं, बात शॉर्ट वाले स्टोन की नहीं है, यहाँ तो हम उसका टेस्ट कर रहे हैं ना, तो कोई भी हम स्टोन लेंगे तो उसको हम उसका जो शेप होगा साइज होगा वो सेम रखेंगे। मतलब यहाँ तो हम इसका टेस्ट कर रहे हैं ना, तो जब हम टेस्ट करेंगे तीनों विशेष रॉक का, मेटाफॉर्मिक का और इसका सेडिमेंट्री का, तो इन तीनों के अलग अलग स्टोन लेंगे और उनको नॉर्मल साइज में बनाएंगे। एक ही साइज में बनाने के बाद की क्रशिंग स्टोन की वैल्यू चेक करेंगे। तो अगर मेटाफॉर्मिक कमजोर होगा या तो जिसका वाटर एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा तो वो ज्यादा कमजोर होगा, जिसका वाटर एब्जॉर्प्शन वैल्यू जिसकी 100% होगी इसका मतलब वो दोनों कमजोर ही होगा, भाई वाटर एब्जॉर्ब ज्यादा कर रहा है। तो हम अलग अलग टाइप्स के स्टोन लेंगे और उनके टुकड़े बनाएंगे। अब टुकड़े कैसे बनाएंगे, नॉर्मल साइज में बनाएंगे, मतलब उसकी जो LPF होगी वो सिमेट्रिकल रहेगी, और जब उसे मशीन में डालेंगे तो इसका जो इफेक्ट होगा ऐसा होगा, या तो स्टोन बीच से टूट जाएगा या तो उसकी एजेस खराब हो जाएंगी। जो मजबूत होगा, जो ए क्वालिटी का स्टोन होगा उसकी ना तो एजेस होंगे ना तो उसमें किसी टाइप का स्क्रैच तक नहीं आएगा। सेकंड है वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट। इस टेस्ट में हमें कुछ नहीं करना है, बस कि हमें एक स्पेसिमेन बनाने के लिए हमें एक स्टोन लेना है, उसके भी कुछ टुकड़े लेना है, अलग अलग तीनों चीजों के ग्लेसियस, मेटाफॉर्मिक और इसके सेडिमेंट्री के, और इसको W1 वेट बनाना है। उसके बाद हमें 24 आवर के लिए हमें इसको पानी के अंदर इमर्ज कर देना है। 24 आवर के बाद निकालना है, फिर उसका वेट करना है। तो जो W2 होगा मतलब इमर्ज होने के बाद कितना ज्यादा वेट बढ़ जाएगा कि घट जाएगा, पानी में डालने के बाद स्टोन का वेट बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ जाएगा, बहुत नॉर्मल से बढ़ेगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि स्टैंडर्ड साइज से जो भी उसका वेट रहेगा वो बढ़ेगा ही, तभी तो पता चलेगा कि वाटर कितना एब्जॉर्ब कर रहा है। तो जो साइज उसकी बढ़ जाएगी उसको घटने वाले से W2 - W1 डिवाइड बाय W1 into 100, इसका न्यूमेरिकल की कोई खास जरूरत नहीं, बस जानना चाहिए जरूरी है। ठीक है, ये तो फिर स्टोन के बारे में एसिड टेस्ट होता है। एसिड टेस्ट का मतलब क्या होता है, एसिड टेस्ट से क्या मतलब होता है, तो कोई एसिड डाल के चेक करते हैं स्टोन को, उसका क्या रिएक्शन है। हाँ, the test is normally carried out of the sandstone of the check of the presence of the calcium carbonate। अभी आप बताया था ना वो जो केमिकल टेस्ट था, इसमें 3 टाइप के एसिड यूज हो रहे थे किसी भी स्टोन में। कैल्शियम किसी भी स्टोन में पहले क्या यूज करेंगे, हम कैल्शियम कार्बोनेट डालेंगे, उसमें तो होगा विच वीकनेस ऑफ द वेदरिंग रेजिस्टेंस क्वालिटी, मतलब जो स्टोन की क्वालिटी होगी थोड़ी सी क्या होगी, कमजोर होगी। एसिड डालने के बाद तो कितने डालेंगे, द सैंपल ऑफ स्टोन वेटिंग अबाउट द 50 to 100 gm taken in the solution of a 1% हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑफ द 7 days। मतलब अभी तो जो वाटर एब्जॉर्प्शन की बात कर रहे थे वो कितने आवर की बात कर रहे थे, 24 आवर की, और जब एसिड टेस्ट की बात करेंगे तो 7 days की बात करेंगे। भाई किसी भी स्टोन को बनाने के लिए या तो किसी स्टोन की जो क्रिस्टल वैल्यू उसको चेंज करने के लिए 7 days का समय लगता है। तो इसमें वाटर प्लस 50 to 61 लीटर में 50 to 100 ग्राम्स केमिकल डालेंगे, स्टोन के कुछ बॉल्स टुकड़ों को इसमें डाल देंगे और आफ्टर 7 days बाद उसका यूज देखेंगे। ठीक है, कॉमन बिल्डिंग ऑफ ए यूज ऑफ स्टोन मशीनरी इज यूज्ड ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फाउंडेशन वर्क। तो इसमें वाटर के साथ कौन सा केमिकल ऐड करते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट तो एसिड नहीं है, लेकिन
नहीं, जो रॉक होता है उसको चेक करने के लिए उसमें कितना कैल्शियम कार्बोनेट है वो तो चेक किया जाएगा ना। तो सर तो फिर कैल्शियम कार्बोनेट उसमें कितना है, इसके लिए हमको एसिड डालना होगा या उसकी एसिडिटी, स्टोन की एसिडिटी से चेक करते हैं? स्टोन के अंदर अभी जब केमिकल पढ़े थे तो उसमें 3 टाइप के केमिकल बताए गए थे ना कि स्टोन के अंदर कौन कौन से केमिकल होते हैं। सिलिका हो तो मान लो उसमें सिलिका है तो जिसमें सिलिका है उसका सिलिका चेक करना पड़ेगा ना। तो किसी भी स्टोन की चीजें चेक करने के लिए उसकी केमिकल में आपको जाना पड़ेगा कि उसमें सिलिका है कि उसमें आर्गिल है, आर्गिल था ना आर्गिलेसियस में, और कैल्सियस में क्या था, कैल्शियम कार्बोनेट था। तो ये सारी चीजें चेक करने के लिए किसी भी चीज में जब कैल्शियम चेक करना है उसमें, तो कैल्शियम चेक करने के लिए उसको क्या चेक करना पड़ेगा, किसी भी स्टोन में सिलिका है कि नहीं या तो कैल्शियम है कि नहीं, तो चेक करना पड़ेगा ना कि सिलिका है कि नहीं। तो इसके लिए एसिड डालेंगे, कोई भी एसिड डाल सकते हैं वाटर के साथ मिला के? वाटर के साथ उसमें डालना पड़ेगा तब समझ में आएगा इसमें कितना कैल्शियम कार्बोनेट है, कितना सिलिका है, कितना आर्गिल है और कितना कैल्शियम कार्बोनेट है। अब द यूजेस ऑफ स्टोन, स्टोन का यूज कहाँ कहाँ होता है, स्टोन का यूज कहाँ कहाँ होता है, फाउंडेशन में होता है, वॉल में होता है, कॉलम में होता है, आर्च में होता है। अभी राम मंदिर बन रहा है उसमें कॉलम से लेकर और आर्च से लेकर और सारी चीजें जो बनाई जा रही हैं वो कैसी बनाई जा रही है, स्टोन की बनाई जा रही है। तो मतलब उसमें तो देखो कंक्रीट का तो यूज ही नहीं हो रहा है। जहां पे यूज होगा कंक्रीट का वहां कंक्रीट का यूज किया जाएगा, जहां नहीं होगा, जहां पुराने, अब जैसे पुराने समय की बात की जाए कि उस समय जो स्टोन यूज होते थे तो सबसे ज्यादा तो स्टोन यूज होते थे क्योंकि स्टोन की लाइफ बहुत हुआ करती थी। अगर कंक्रीट होती थी तो स्टैंडर्ड साइज था, तो इन स्टोनों को सबसे ज्यादा मतलब दिक्कत किससे होती थी, नेचुरल से होती थी। नेचुरल में क्या क्या होती थी, या तो विंड वेव होता था या तो एसिड टेस्ट, क्योंकि क्या होता है जब बारिश होती है कभी कभी एसिड रेन होता है ना, कभी कभी पानी बहुत ज्यादा गिरता है। जब पानी ज्यादा गिरता है तो वाटर में सबसे किसी भी स्टोन में सबसे ज्यादा दिक्कत क्या होती है, उसमें होती है वाटर एब्जॉर्प्शन। तो जैसे पुराने समय की बात करें तो इस स्टोन को हम लेंगे और हम जब चेक करेंगे इसमें वाटर एब्जॉर्प्शन कितनी है, तो अगर वाटर एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगी इसका मतलब स्टोन हमारा कमजोर हो रहा है, या तो एसिड की वजह से हमारा स्टोन क्या हो जाएगा, उसकी जो टॉप लेयर होगी वो गलने की लगेगी, है ना। तो एसिड बेस जो होता है और जो वाटर एब्जॉर्प्शन होता है, ये दो चीजें जो होती है रॉक की प्रॉपर्टी को चेंज करती हैं। वो बताते हैं कि ये इग्नेशियस है कि सेडिमेंटल है कि मेटाफॉर्मिक है। और इसमें भी भाई ये सारी चीजें सोचो, इस चीज को क्यों पढ़ाया जा रहा है, इससे तुम्हें क्या लेना देना है, एडिशन से, प्रेसिंग स्टोन से। तो हमको चीजें पता कर लेंगे ना कि जो भी स्टोन वर्क यूज हुआ करता था उसकी क्या प्रॉपर्टी है। अगर उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो हम खड़े हैं दूर से हमें समझ में आ रहा है कि स्ट्रेटिफाइड है कि स्ट्रेटिफाइड, उसमें कोई लेयर डेवलप है कि नहीं, ये क्लियर हो गया। बात रही केमिकल की, तो केमिकल के लिए स्टोन का पार्ट सबको लेना पड़ेगा ना, तब तो हमें समझ में आएगा कि इसमें 80% अभी वाटर एब्जॉर्प्शन वैल्यू है, इसका मतलब स्टोन कमजोर हो रहा है, क्योंकि और तो पहले कोई और प्रोसेस हुआ नहीं करते थे। ठीक है, स्टोन का यूज कहाँ होता है, स्टोन का यूज, स्टोन आर यूज फॉर फ्लोरिंग, फ्लोरिंग में भी होता है। स्टोन स्लैब आर यूज ऑफ द डंप ऑफ सीमेंट एंड लेंटर इवन ऑफ द रूफिंग मटेरियल। लेंटर भी बनाया जाता है और टेरेस के छत के ऊपर, खिड़की के ऊपर, बालकनी में भी यूज किया जाता है, फ्लोरिंग में भी यूज किया जाता है। मतलब स्टोन का वर्क, अब स्टोन में भी कई टाइप के स्टोन होंगे ना। अब जैसे इग्नेशियस में जो फाउंडेशन के नीचे जो स्टोन यूज किए जाते हैं, जनरली हम लोगों के घर में जो स्टोन होते हैं 2-3 प्रकार के, एक तो हो गया मार्बल, हो गया मार्बल हम गेस्ट रूम और बाकी घरों पे लगाएं। किचन की बात करें उस प्लेटफॉर्म में हमें ग्रेनाइट लगाना पड़ता है, जो स्टोन फाउंडेशन के नीचे यूज होता है, तो जिसको हम कच्ची मटेरियल के नीचे यूज करते हैं, वो स्टोन वर्क किचन वर्क में अलग दूसरा यूज किया जाता है ना। तो मार्बल की बात करें, ग्रेनाइट की बात करें और हम उस स्टोन की बात करें जिसमें हम फाउंडेशन बना रहे हैं, तो तीनों में अंतर हुआ कि नहीं? फिजिकल भी अलग होगा, केमिकल भी अलग होगा, तो शेप भी अलग होगा। अगर वो पिचिंग वाला स्टोन होगा तो अगर वो उसी लेयर का, मतलब अगर देखो किसी भी चीज, किसी भी स्टोन की क्वालिटी चेक करने के लिए उसका स्टैंडर्ड साइज होना बहुत जरूरी है। अगर उसकी हाइट की बात करें, अगर वो mm में है
10 mm की है, 10 mm की हाइट है और 10 mm बाई 10 mm बाई 10 mm, मतलब हाइट भी है, लेंथ भी है, विड्थ भी, तो तीनों चीजें जब वो एक नॉमिनल साइज हो गई, स्टैंडर्ड साइज में हो गया, तो वो चीज हम किचन वर्क स्टोन का भी लें, ग्रेनाइट का भी लें और मार्बल का भी लें, तो देखेंगे तो सबसे ज्यादा मजबूत होगा कौन सा होगा, ग्रेनाइट का होगा, है ना। ग्रेनाइट में जल्दी कोई केमिकल ज्यादा यूज तो पड़ता नहीं है। फिर मार्बल का होगा, फिर सबसे जो कमजोर होगा कौन सा होगा, स्टोन वर्क वाला होगा। इसीलिए जो स्टोन वर्क होता है, जो हम नीचे किचन वर्क करते हैं, उसकी जो साइज होती है इन लोगों की हाइट से 2-4 गुना ज्यादा बड़ी होती है। भाई मार्बल की साइज ज्यादा से ज्यादा हाइट कितनी होगी, बहुत ज्यादा, क्योंकि 1 से 1.5 इंच होगी, है ना। तो मार्बल के स्लैब्स तो पतले ही होते हैं जो यूज होते हैं कंस्ट्रक्शन में। मार्बल ग्रेनाइट सबके होते हैं, लेकिन जब हम कंस्ट्रक्शन में जो फाउंडेशन में करते हैं उसकी हाइट कितनी होती है, कम से कम 12-12 इंच होती है ना। कोई उसमें 1 इंच तक यूज नहीं करता ना, फाउंडेशन के लिए तो बड़े बड़े का यूज करना पड़ता है। स्टोन आर यूज्ड आफ्टर पेविंग ऑफ रोड के लिए, फुटपाथ के लिए, ओपन फ्लोर से राउंड ऑफ बिल्डिंग, किसी बिल्डिंग के नीचे ओपन सर्फ के लिए लगाया जाता है। कॉमन बिल्डिंग स्टोन में बसाल्ट ट्रैप, सैंड स्टोन, लैटेराइट, ये आपको 5 टाइप की बता देता हूँ। कॉमन हो गए, फिर ब्रिक, ब्रिक में भी देखो जैसे दूसरी ब्रिक है, इसमें अलग अलग टाइप के ब्रिक भी किए होंगे, लेकिन ब्रिक तो होते 4 ही प्रकार के ना, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और झामा ब्रिक, है ना। ठीक है। यस सर। लाइन, लाइन के बारे में पढ़ लें। लाइन का मतलब क्या होता है, चूना। इसका यूज कैसे होता था, उस समय तो सीमेंट हुआ नहीं करती थी, पानी में डाल के यूज करते हैं इसको। अब देखो लाइम को हम पढ़ इसलिए नहीं रहे हैं कि लाइम को हमको यूज करना है, लाइम को हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि पुरानी बिल्डिंगों में इसका यूज हो चुका है, तो मटेरियल क्या है ये जानना जरूरी है। ठीक है, मटेरियल क्या है लाइम, इसको जानना जरूरी है। अब देखो जो चीजें अभी आपने बताया है एग्जैक्टली वही चीजें करके चूना होता है इसमें पानी के साथ, बस प्रॉब्लम क्या थी, ये चूना होता था बहुत लॉन्ग टाइम में सेटलमेंट इसका होता था, मतलब इसमें जो एयर प्रोसेस होता था उसके बाद भी जल्दी सूखता नहीं था। जैसे सीमेंट में अगर एयर प्रेशर बन जाए या हवा का कोई ऐसा प्रेशर बने या हवा वहां से आ रही हो खुले स्थान पे हो, तो अकॉर्डिंग टू बंद कमरे की अपेक्षा सीमेंट जल्दी सेट होती है ना। खुले में जब हवा लगेगी तो सीमेंट सेट होगी, बट चूने में ऐसा कुछ प्रोसेस नहीं हुआ करता था। चूने में प्रोसेस लॉन्ग टाइम चलता था। सीमेंट और वाटर को अगर मिला दिया जाता था तो जनरली 1-2 घंटे बाद ये सेट हो जाता था, लेकिन लाइन में ऐसा कोई प्रोसेस नहीं था। लाइन के प्रोसेस की जो वाटर यूज होता था, तो दाल का पानी, गुड़ का पानी, वो सारी चीजें 1-1 हफ्ते तक चला करता था, उस पानी को यूज किया करते थे। ठीक है, तो इट इज टाइम टेकिंग प्रोसेस होता था। हाँ, लाइन में टाइम टेकिंग होता था, तभी तो चीजें ऐसी बनती थी कि मजबूत होती थी। धीरे धीरे जो चीजें सेट हो रही है तो बड़ी हार्डनेस होती थी, क्योंकि पहले के जमाने में और कोई ऑप्शन भी नहीं था लाइन के लिए, और वायु के साथ पानी के साथ मिलाने की कोई ऑप्शन भी तो नहीं था। तो जो था तभी तो बिल्डिंगें बनती थी, 1-1, 2-2, 15-15 साल लग जाते थे किसी बिल्डिंग को बनने में। ओके सर। ठीक है, इट इज एन इम्पोर्टेंट बाइंडिंग मटेरियल। ये भी कौन सा है, बाइंडिंग। बाइंडिंग का शब्द क्यों यूज किया जाता है, बाइंडिंग मतलब किसी भी चीज को जोड़ने के लिए। ठीक है, इट इज एन इम्पोर्टेंट बाइंडिंग मटेरियल यूज्ड फॉर द बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। लाइम हैज बीन यूज्ड फॉर द मटेरियल of construction for ancient time, when it is mixed with sand to provide lime mortar, and when mixed with the sand and porous aggregate it forms of the lime concrete. सिंपल सा, जब इसको मिक्स हम सैंड के साथ करते हैं तो हम इसे क्या बोलते हैं, लाइम मोटर करते हैं। और जब हम इसे पोरस एग्रीगेट मिला देते हैं तो इसको क्या कहते हैं, कंक्रीट कहते हैं। कंक्रीट में क्या क्या होता है, कंक्रीट में क्या क्या होता है, कंक्रीट सर सीमेंट, कोर्स एग्रीगेट और फाइन एग्रीगेट। हाँ, अब यहाँ से सीमेंट हटा दो, क्योंकि सीमेंट पहले के टाइम में यूज नहीं होती थी, तो वहाँ क्या हो जाएगा, कंक्रीट में लाइन हो जाएगा, लाइन हो जाएगा। तो क्या बोल देंगे, लाइन कंक्रीट बोल देंगे। ठीक है, फैट लाइन, हाइड्रोलिक लाइन और पुअर लाइन, तीन ही टाइप के लाइन होते हैं। कौन कौन होते हैं, एक होता है फैट लाइन, which is of the composed of the 95% of calcium oxide. When water is added, it slack
and its volume increased to 2 to 2.5 times. It is the white in water. It is property or hardness slowly high, has high degree of plasticity, sets slowly in the presence of air, white in color, slab. मतलब वो सारी चीजें देखो फैट लाइन में बता रहा है कि 95% होता है कैल्शियम इसमें ऑक्साइड होता है. इसमें जब हम वाटर ऐड करते हैं तो क्या होता है 2 से 2.5 टाइम्स तक एक्सटेंड हो जाता है, इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है. चूने में पानी डालते हो तो चूने का वॉल्यूम बढ़ जाता है ना लाइन का. यस सर. है ना, तो जनरली नॉर्मल जो है कुछ व्हाइट इन कलर, व्हाइट कलर में होता है. हार्डनेस स्लोली, इसकी जो हार्डनेस होती है वो कैसी होती है, स्लोली से चूना जब भी आप किसी भी चीज में देखोगे लाइन को तो जब इसको आप तेज से दबाओगे ना तो एकदम मसल जाता है. मतलब क्या होता है इसकी जो हार्डनेस होती है देखने में तो होती है लेकिन बड़ी कमजोर हार्डनेस होती है. इट इज द हाई डिग्री ऑफ प्लास्टिसिटी. यहाँ पे प्लास्टिसिटी से मतलब क्या होता है जो इसका होल्डिंग पॉइंट होता है वो एक्सटेंडेड हो जाता है. मतलब कि इसकी वैल्यू होती है जो बड़ी प्लास्टिसिटी में हाई हो जाती है तो जल्दी सेट नहीं होता. अगर इसकी हार्डनेस वैल्यू ज्यादा होती है तो इसकी प्लास्टिसिटी कमजोर हो जाती है. ओवरलैम टेस्ट ऑफ लाइमस्टोन, फिजिकल हीट केमिकल बार टेस्ट. टेस्ट ऑफ लाइमस्टोन में फिजिकल टेस्ट, हीट टेस्ट, केमिकल टेस्ट, बार टेस्ट. अब यहाँ पे समझो कि जब भी हम किसी चीज का टेस्ट करते हैं, रॉक की जब बात करते हैं, जब हम किसी रॉक की बात करते हैं, आवाज आ रही है ना? यस सर, आवाज आ रही है. फिजिकल टेस्ट, केमिकल टेस्ट होते हैं. इसके साथ एक टेस्ट और होता है उसको बोलते हैं बॉल टेस्ट. बॉल टेस्ट का मतलब क्या होता है, एक स्पॉट होता है सर्कुलर सेक्शन में कि लोहे के कुछ बॉल होते हैं. तो किसी भी लाइम स्टोन या किसी भी सैंड स्टोन, जो भी जितने स्टोन होते हैं, किसी भी स्टोन की बात करें, जब हम इसको चेक करते हैं तो जो इसके पहले क्रशिंग स्ट्रेंथ बताया था सेम वही, बस उसमें क्या था, एक रोलर था, उसमें परपेंडिकुलर टाइप के लोहे के क्षण लगे हुए थे जिसमें बार बार स्टैक हो रहा था. तो जब बात करते हैं किसी बाल टेस्ट की तो उसमें क्या लोहे के छोटे छोटे बॉल होते हैं, उसको उसी के अंदर इमर्ज कर देते हैं. जब लोहे के बॉल उसके अंदर डाल देते हैं और उसको रोटेट करने लगते हैं तो वो जो आपस में स्टोन होते हैं वो लोहे के बॉल से स्टैक होते हैं, टकराते हैं. उसके शेप, उसकी साइज, उसका टेक्सचर, ये सारी चीजें ब्रेक होता है. तो कितना ब्रेक होता है ये उसको बताता है कि ये टेस्ट किस क्वालिटी का. ठीक है, तो ये फाइन पाउडर हो जाएगा ना? क्या हो जाएगा? फाइन पाउडर के फॉर्म में हो जाएगा अगर बॉल टेस्ट करती है. नहीं, तो ये तो डिपेंड करता है ना कि स्टोन कौन सा है. अगर मजबूत होगा, जैसे मार्बल के टुकड़े डालेंगे लोहे के टुकड़ों के साथ, अगर लोहे के बॉल होंगे प्लस मार्बल के टुकड़े भी होंगे तो मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा. लेकिन अगर वो कच्चे स्टोन के होंगे तो वो जरूर फिर पाउडर फॉर्म में हो जाएंगे. लेकिन 100% पाउडर फॉर्म में नहीं होते, 50% जो उनका डिके होता है उससे ज्यादा नहीं हो पाता है. तो ये तो डिपेंड करेगा बॉल की साइज पे ना. हाँ, तो साइज हमेशा सेम होती है ना, अभी बताया था ना, साइज हमेशा सेम होती है. साइज किसी की भी हो, साइज चाहे वो लाइम स्टोन की हो, चाहे सैंड स्टोन की हो, चाहे मार्बल की हो, चाहे स्लेट की हो, चाहे ग्रेनाइट की हो, चाहे बसाल्ट की हो, मतलब साइज की जब बात करेंगे तो सबकी साइज सेम रहेगी. तभी जो लोहे के टुकड़े होंगे वो भी सेम साइज के होंगे. जब सेम साइज के होंगे तभी तो एक दूसरे में लड़ेंगे. ये एक दूसरे में अट्रैक्ट होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे, स्ट्रेच होगा और हो सकता है उसकी जो एजेस हो वो कट हो जाए, ये हो सकता है बीच से ब्रेक कर जाए. वो तो स्ट्रेंथ डिपेंड करती है कितनी स्ट्रेंथ है. जब दो आदमी को लड़ाया जाता है तो उसमें से एक जीतता है एक हारता है तो हार जीत तो बाद में पता चलती है जब वो दोनों लड़ते हैं. सेम चीज यहाँ भी है. स्टोन की क्वालिटी तो तब पता चलेगी ना जब लोहे के बॉल में बार बार स्टैक होंगे, टकरा जाएंगे, उसमें स्क्रैचेस डेवलप होंगे, कहीं उसमें लेयर डेवलप हो जाए, ब्रेक कर जाए तो जो शेप हो जाएगा, जो एकदम शेप बच जाएगा, उसकी साइज उसी तरह रहेगी. उससे पता चलेगा कि उसकी स्ट्रेंथ कम है या उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है. समझ रहे हो? तो सर किसी भी स्टोन को टेस्ट करने के लिए उसको फिजिकल, केमिकल में कौन कौन सा केमिकल है, किसी भी केमिकल में उसको जैसे कैल्शियम कार्बाइड बता रहा था, वो आर्गिल बता रहा था, सिलिका बता रहा था, तो ये उस पर डिपेंड करता है. फिर उसकी बात करें टेस्ट की तो उसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ वैल्यू. क्रशिंग स्ट्रेंथ वैल्यू मतलब क्या है? क्रशिंग स्ट्रेंथ वैल्यू मतलब क्या है बताया था अभी. कुल मिलाकर जो स्टोन होते हैं ये डिपेंड करते हैं कि जिनकी जब छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड होते हैं तो ये डिपेंड करते हैं कि इनका जो मास होता है और इनकी जो साइड की साइज होती है वो स्टैंडर्ड रहती है कि वो पहले से कमजोर हो जाती है.
वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट में वही होता है, पहले उसका वेट कैसा होता है, बाद में उसका वेट कैसा हो जाता है। एसिड टेस्ट में होता है पहले स्टैंडर्ड साइज क्या होती है और 7 दिनों बाद एसिड टेस्ट के बाद क्या सेट हो जाता है। जैसे सीमेंट की बात कर रहे हैं तो जिसमें भी लाइम था, सिलिका था, एल्यूमिनिया था, मैग्नीशिया था, आयरन ऑक्साइड था, तो था ना। सीमेंट में भी तो सिलिका यूज होता है, सीमेंट में सिलिका सबसे ज्यादा तो आई ही यूज होता है ना। पहले सिर्फ सिलिका यूज होता था, पहले सिर्फ लाइम यूज होता था, आज लाइम के साथ साथ सिलिका को भी दे दिया गया, एल्यूमिना। तो जो सिलिका होता है, जो एल्यूमिना होता है, मैग्नीशिया होता है और आयरन ऑक्साइड होता है, ये सारे क्या करते हैं, बाइंडिंग मटेरियल को और स्ट्रेंथ मजबूत करते हैं। मतलब कैल्शियम लाइम में क्या क्या कमी थी कि वो बहुत देर से सेट होता था, तो उसके लिए उन्होंने सोचा कि यार अगर इसमें सिलिका और अमोनियम मैग्नीशिया का कॉम्बिनेशन डाल दिया जाए और एयर के कांटेक्ट में आएगा तो जल्दी ड्राई हो जाएगा, जब जल्दी ड्राई होगा तो स्ट्रक्चर जल्दी मेंटेन होगा। फिर वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट की बात करें तो स्टोन बस में होती थी। तो जब हम इसीलिए हम जब भी किसी एग्रीगेट का यूज करते हैं तो कौन से एग्रीगेट यूज करते हैं हम लोग, अभी प्रैक्टिकल बात है, ये किताबों में नहीं लिखी होगी लेकिन समझना जरूरी है कि हम किसी भी चीज की कंक्रीट में बनाते समय कौन सी गिट्टी का यूज करते हैं, एग्रीगेट का, ग्रेनाइट किसका यूज करते हैं। आवाज आ रही है? जैसे आवाज आ रही है। अच्छा एक बात और बताओ, जो भी हम गिट्टी होती है, जो उसकी फ्लैकीनेस होती है, जो उसकी साइज होती है, वो किस तरह की होनी चाहिए, गोल होनी चाहिए कि मतलब राउंडेड बॉल गिट्टी होनी चाहिए कि स्क्वायर शेप में गिट्टी होनी चाहिए। सर गिट्टी तो इरेगुलर शेप की होती है, कंस्ट्रक्शन में यूज होता है। हाँ इरेगुलर शेप की होती है, बट उसको बोलते हैं अच्छी जो एग्रीगेट होती है किस टाइप की होती है, टाइप पूछ रहा हूँ मैं, टाइप किस टाइप की होती है। वो राउंडेड शेप की जो होती है वो सबसे अच्छी गिट्टी मानी जाती है। जो राउंडेड शेप की होती है मतलब जिसके जो एजेस होते हैं वो नहीं होते हैं, वो राउंड कलर ही होते हैं, वो हमेशा एग्रीगेट क्यों होते हैं। अब किसी भी एक बर्तन पे या किसी भी एक स्पॉट पे आप मतलब 10 बॉल जो है राउंडेड एग्रीगेट रखो और 10 रेक्टेंगुलर शेप की रखो, तो आप देखोगे जो एरिया सबसे ज्यादा कवर करता है वो राउंडेड बॉल करेगा। इसीलिए जब भी गिट्टी को यूज किया जाता है तो मतलब जो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वो होती है गिट्टी थोड़ा सा फ्लैकीनेस होनी चाहिए, राउंड मतलब भारी भी होनी चाहिए ग्रेनाइट की, और राउंड टाइप की, राउंडनेस टाइप की होनी चाहिए। तो राउंडनेस बोलना और सर्कुलर सेक्शन बोलना ये दोनों अलग चीजें हैं। गिट्टी इरेगुलर शेप की होती है लेकिन इरेगुलर में भी क्लास होते हैं, उसमें कौन सा होते हैं, रेक्टेंगुलर मतलब वो चिप्स टाइप की होती है। जब हम किसी भी फॉर्म में जाते हैं जहां पे हमारी गिट्टियां बनती है, गिट्टी बनती कैसे हैं, कोई बता सकते हैं? तो स्टोन को मशीनों के द्वारा तोड़ा जाता है ना कि मैनुअली तोड़ा जाता है? मशीनों से सर। तो जब उसको क्या बोलते हैं, जो मशीनें होती हैं, बड़े बड़े प्लांट लगे होते हैं जिसको क्रशर प्लांट सुने होंगे। यस सर। तो उसमें क्या होता है, बड़े बड़े रॉक्स होते हैं, वो सबसे पहले बड़े वाले सेक्शन में इमर्ज कर दिए जाते हैं, फिर वहां से टूटते हैं। तो देखो एक एज्यूम करो, जब कोई स्टोन टूटेगा तो कई टाइप में टूटेगा, बीच से टूटेगा, कहो पहले शेप में उसका सेक्शन स्क्वायर शेप में हो जाए, फिर वो उसके आगे बढ़ेगा, फिर नीचे नेट लगा होता है कि 20 mm की सीप्स होती है, छन्नियां होती हैं। तो जो बॉल 20 mm से पास हो जाए तो क्या होता है, 20 mm में कौन कौन से जाएगा, मतलब मैक्सिमम जो 20 mm होगा वो भी जाएगा और 10 mm भी जाएगा, मतलब 1 से लेकर 20 mm तक की बॉल सब पास हो जाएंगे। 20 mm के बाद जो होगा 25 mm या 21 mm से लेकर जो भी नंबर होगा वो जो ड्रॉप होगा वो सब किनारे होता चला जाएगा, ठीक है। फिर 21 से क्या होगा, जब सीप से नीचे आओगे तो 10 mm की सीप्स लगी होगी, तो वहां से 20 mm की गिट्टी किनारे हो जाएगी और बाकी जो 10 mm से जो नीचे की होगी वहां पास होकर चली जाएगी। इस तरह पास होते होते जो 5 mm की चिप्स तक पहुंचोगे, जब 10 mm 5 mm की चिप्स तक पहुंचोगे तो जो वो चिप्स होंगी ना, उसको चिप्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो हमेशा रेक्टेंगुलर शेप में होती है, मतलब कटेड होती है, उसकी कोई स्ट्रेंथ की वैल्यू नहीं होती है। इसीलिए जो 20 mm होती है उस 20 mm की गिट्टी का ही ज्यादातर घरों पे जनरली हम 20 mm गिट्टी का ही यूज करते हैं, ठीक है। तो प्रेशर स्टोन होता है, हाँ प्रेशर जो होता है उसमें अलग अलग सीट लगे होते हैं, और स्टोन के जब रॉक स्टोन किसी भी टाइप का स्टोन उसमें जाता है ग्रेनाइट लाइक का, तो वहां से वो क्लियर होता है कि 25 mm में उसको सीट करना है, 20 mm में करना है, 10 mm में करना है, 5 mm में करना है। तो जो उसकी जो चिप्स होती है उसका यूज हम लोग जनरली फ्लोरिंग में करते हैं, लेकिन यूज हम किसका करते हैं,
सिर्फ ग्रेनाइट स्टोन का यूज करते हैं, ओनली ग्रेनाइट स्टोन का ही हम यूज करते हैं ताकि हम एग्रीगेट यूज हम उसका भी करते हैं, कच्ची का भी यूज करते हैं, बट उसकी कोई स्ट्रेंथ वैल्यू नहीं होती है ना। और सर एक और चीज थी सर, एक नॉर्मल जो एग्रीगेट यूज करते हैं कंस्ट्रक्शन में वो तो होता है, और एक काफी छोटी छोटी गिट्टी भी आती है सर, वो फ्लेक्स जैसे होते हैं मोस्टली। उसी की बात कर रहा हूँ, जो 10 mm की बात कर रहा हूँ उसी की बात कर रहा हूँ। वो जो इस समय इंटरलॉकिंग ब्लॉक बनाया जाता है, इंटरलॉकिंग ब्लॉक जो होते हैं ना, जो नीचे फ्लोरिंग में बिछाए जाते हैं रोडों पे यूज करने के लिए, तो उसमें हम लोग वो चिप्स का यूज करते हैं, उसमें हम लोग चिप्स का ही यूज करते हैं, क्योंकि वो छोटा मटेरियल होता है और फ्लोरिंग के लिए बनाया जाता है। और 20 mm की जो एग्रीगेट होती है उससे हम घर बनाते हैं। ओके सर। सर एक और है जो 10 mm के साइज में राउंड शेप में आती है सर, जिसको हम लोग बोरिंग वगैरह में यूज करते हैं। काहे में करते हैं? बोरिंग वाटर बोरिंग होती है, उसको पाइप के किनारे किनारे डालते हैं। अच्छा, देखो बोरिंग होना और उसके बगल में डालने का कोई जो अभिप्राय होता है उसका मतलब क्या होता है समझते हो? उसका मतलब सिर्फ ये होता है कि जब हम बोर करते हैं तो बोर हमारा बड़े डाया का हुआ, सपोज दैट 20 mm डाया का हमने बोर किया, और जब उसमें हम पाइप इमर्ज्ड किए तो 18 mm का किए, तो जो 2 mm का गैप्स हुआ ना, तो वहां पे क्या होता है, मिट्टी का जो क्ले होता है, कीचड़ होता है, फैल जाता है। इसीलिए छोटे छोटे स्टोनों को वहां पे लगाकर उसको दबा दिया जाता है, ताकि स्टोन जितना छोटा होगा उतनी कम जगह पे चला जाएगा। ठीक है। तो है आलोक सर हैं? जी सर मैं हूँ। बताएं सर, बताएं। आदेश करें। अब आदेश तो गुरुदेव करेंगे, हम क्या करें। हमें आदेश नहीं करना है भाई। देखिए परमादरणीय शिक्षक महोदय जो बातें बताए, तो बच्चे 5 मिनट या 10 मिनट का समय वो लोग चाहे तो ले सकते हैं। बहुत अच्छे से बताया, मैंने पूरा लेक्चर सुना आपका बड़ा, और ऐश्वर्या ने और बच्चों ने भी सवाल भी पूछे आपसे। और भी बच्चे हैं, अगर कोई किसी को समझ में नहीं आया हो तो चाहे तो इसी पर डिस्कशन कर सकते हैं। 5 मिनट का डिस्कशन का समय है, और अगर डिस्कशन में नहीं कर सकते हो तो फिर सर का क्लास कल होगा। ठीक है, कोई प्रश्न किसी को पूछना है? श्रेया, आप एक बड़ी ब्रिलियंट स्टूडेंट है, हमारी अच्छी स्टूडेंट है, तो बहुत, तो आपको कोई सवाल पूछना है? आज तो आपका पहला क्लास है, कोई क्वेश्चन जो कुछ भी सर ने बताया उस पर कोई आपको जिज्ञासा तो पूछिए। और आलोक जी वो वहाँ की विद्यार्थी जो है, तो क्या कहते हैं, रामगढ़ वाली विद्यार्थी ज्वाइन की है बोकारो आपको? अच्छा रामगढ़ अपूर्वा पूर्वा भी आई नहीं है ना? अपूर्वा भी नहीं दिखी। अच्छा जी, श्रेया जी आप पूछिए, कोई सवाल पूछना है आपको? ठीक है। और शिवांगी, आप एक बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट है, इसके पहले कई बार पूछा भी आपने, और आपको कोई जिज्ञासा हो तो आप बताइए शिवांगी। सर नहीं, क्वेश्चन नहीं है सर, बस ये इसका नोट्स आप प्लीज शेयर कर दीजिए ना। हाँ मैं भेज दूंगा आज का। ठीक है। थैंक यू। और ये पुष्पिता ज्वाइन की है ना? पुष्पिता कहाँ है? पुष्पिता आप हैं यहाँ पर क्लास में? अच्छा चलिए, पुष्पिता का कनेक्शन, हाँ बोल तो रही। बताइए पुष्पिता, आपको कोई सवाल पूछना है, कोई जिज्ञासा? आप हैदराबाद में इतने दिन रही, गोरकुंडा गई थी? यस सर। अच्छा ठीक, इस पर आपके अनुभव बाद में सुनेंगे हम लोग। तो आज इन्हीं शब्दों के साथ हमको लगता है और किसी को सवाल पूछना नहीं है। सर बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी सीमेंट कंक्रीट एक्सटर्नल रिडेंडिंग की। तो कल लेक्चर थोड़ा एक्सटेंड होगा और 1 आवर से थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाएगा सर, बढ़ेगा, समय ज्यादा होगा। हमें तो कल की इम्पोर्टेंट क्लास होगी, बच्चे लोग इसीलिए आएंगे ताकि कल हमें तो चाहते हैं कि हमारे यहाँ के बच्चे इतना अच्छा क्लास करें कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन लोगों को बुला करके हेरिटेज पर बातचीत करने लगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हेरिटेज को लेकर के इतना अधिक आग्रह है चारों तरफ। लेकिन क्या है कि जब व्यक्ति, और हमने देखा है रवि जी कि टीचर का सबसे बड़ा रोल यही होता है कि
तो मोटिवेट कर दे बच्चों को कि वो पढ़ने लगे, सेल्फ स्टडी करने लगे। हाँ बिल्कुल। अगर टीचर मोटिवेट कर दिया और बच्चे सेल्फ स्टडी करने लगे तो समझिए वो एकदम बहुत ही अच्छे बच्चे पैदा हो बहुत जाएंगे। तो आपके क्लास से बड़ी जिज्ञासाएं बनती हैं और मैं देखता हूँ कि आप दूसरी बात क्या है कि जो अभी ऐश्वर्या कह रही थी कि वो हम लोगों का सिलेबस उसमें थोड़ा कुछ अगर है मैच्ड भी है, तो जब मैं ऑफलाइन क्लासेस करूंगा तो जो भी बुक होगी मैं उससे हम लोगों को पढ़ा दूंगा। मेरा टारगेट रहेगा कि मैं इनको कम से कम 2 बार पूरी बुक रिवीजन करा दूं ताकि इनको कोई डाउट न रह जाए। मैं आर्किटेक्चर क्लियर करा दूंगा। जो बहुत अच्छा। और आपको क्लास के समाप्ति में इतना ही कहूंगा कि हमारे विश्वविद्यालय के संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय जिनके बारे में कहा जाता है कि विश्वविद्यालय में हैं वो आपको आशीर्वाद दें और आप और अच्छा करें इस फील्ड में। और फिलहाल तो आपका लेक्चर के जो चर्चा हो, मैं रवि जी का लेक्चर जो अटेंड करना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ। आलोक जी फिर बहुत शुभकामनाएं। वो कुमारी भारती का हॉस्टल जो है दिलवाइए, आई है, बैठी है, देखिएगा, जो प्रॉब्लम होगा हमको बताइएगा, ठीक है? जी जी बिल्कुल। अच्छा भाई, बहुत शुभकामनाएं सभी बच्चों के।